नमस्ते। आज की चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज वीर सावरकर जयंती है और वीर सावरकर जयंती के दिन ही हमारी संसद का उद्घाटन हुआ है। आज मुझे ये भी बताया कुछ लोगों ने, यद्यपि मैं इस बारे में शत प्रतिशत निश्चित नहीं हूँ, कि जो संसद का शब्द है वो भी वीर सावरकर का ही सुझाया हुआ था और दूरदर्शन भी, ऐसा कुछ लोग ट्विटर पर कह रहे हैं। मुझे अभी इसे कंफर्म करना बाकी है। हमारे साथ हैं अविनाश धर्माधिकारी जी। आपका स्वागत है अविनाश जी। अविनाश जी नमस्ते। पुणे की प्रसिद्ध चाणक्य संस्था के संचालक, प्रतिपालक सभी कुछ हैं। आज 28 मई को संसद के उद्घाटन का ये जो एक प्रतीक है, इसका क्या महत्व देखते हैं आप? जिस बात की एक तो पहले संजय जी आपको और सभी को फिर एक बार नमस्ते है। अभी जो बात करने का मौका मुझे मिल रहा है उसका फायदा उठाते हुए मैं आनंद प्रकट करना चाहता हूं कि जयपुर डायलॉग्स ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए और दुआ करता हूं कि ये बढ़ता रहे धन्यवाद आपको, और बहुत-बहुत धन्यवाद। जिस राष्ट्रीयता की पहचान के लिए ये काम जारी है वो कॉन्शियसनेस भी बढ़ता रहे और जयपुर डायलॉग को हमेशा सफलता मिलती रहे। आप सभी विद्वज्जनों का आशीर्वाद बना रहेगा तो निश्चित ये भी होगा। या। अब ये जो नए संसद भवन माने हमारे जनतंत्र का नया मंदिर बन रहा है, तो मुझे लगता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी से लेकर के हम आम आदमी तक सबको इस मंदिर के प्रति श्रद्धा है और होनी चाहिए। स्वतंत्रता के बाद अब तक जो हमारी संसद, हमारी पार्लियामेंट हुआ करती थी, वो मौलिक रूप से ब्रिटिशों ने बनाई हुई थी। हमने उन्हीं संस्थाओं को अपना भी लिया, उनको भारतीय हालात में ढालने की मैं समझता हूं कोशिश भी की। फिर भी उसका उस सभी का आदर करते हुए भी अब ये जो नई संसद बनेगी, ये नए भारत की नई तस्वीर है और जिसे कि कॉलोनियल माइंडसेट कहा जाता है, उससे हमें और भी मुक्त कराने वाली ये पवित्र वास्तु है। मैं नए संसद भवन की तरफ इस दृष्टि से देखता हूं कि अब हमारा जनतंत्र और भी सशक्त बने और इस देश की जो पहचान है, हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, हमारे जो जीवन के मूल्य है, उन आधारों पर हमारा जनतंत्र चले, उसका मैं एक रूप मानता हूं अब बन रहा हुआ नया संसद भवन। जी। और इसका जो एक और जो विशेष जो पहलू है वो सेंगोल यानी एक राजदंड की स्थापना जो हुई है उसको लेकर हमारा जो गुलाम क्लास है, जिसको मैं कहता हूँ, जो अभी भी मानसिक गुलाम बिल्कुल। क्लास है, हम्म। उसमें बड़ी पीड़ा है। एक तो ये जो प्रथा है सेनगोल, कुछ डिस्टरबेंस है क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल क्लियर है। हाँ। अगर हम सांस्कृतिक इतिहास देखें तो ये तो मूल रूप से वेदों से चली आई प्रथा है। जी, ये तो हमें मुख्य रूप से पश्चिमी इतिहासकारों ने बताया, ओरिएंटल डेस्पोटिज्म की कंसेप्ट। जबकि अगर हम अपने विचारों का मूल रूप से अध्ययन करें तो ये दिखाई देगा कि राजा को प्रजा के प्रति कर्तव्य हुआ करते थे और राजा
को अधिकार नहीं था लाइफ एंड डेथ, वो वास्तविक रूप से पश्चिमी परंपरा में है। वो जो सेनगोल है, वो इसका प्रतीक है कि राजा को बताया जाए कि तुम भी सर्वोपरि नहीं हो, तुम्हारा लोगों के प्रति कर्तव्य बनता है, अपना भी चरित्र शुद्ध रखते हुए तुम्हें लोगों की सेवा करनी है, अगर नहीं करोगे तो ये दंड तुम्हें मिलेगा। इसका वो प्रतीक है। मैं मानता हूं कि चोल इतिहास से ये उठाया गया, इससे हमारे देश की एकात्मता और भी सुदृढ़ हो जाती है। कहीं मुझे लग रहा है कि विशेषकर वामपंथी और ये जो कॉलोनियल अभी तक संवेदना जताने वाले हम सभी जिनको मन से गुलाम कहते हैं, उन्हें ये मिर्ची लगी है कि एक स्वतंत्र भारतीय आधुनिक भी आविष्कार हो रहा है, और जो प्रथा चोल साम्राज्य में थी, जो कि भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है, वो फिर आधुनिक जनतंत्र में हमारे आ जाए, ये कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। मुझे इस बात का दुख है कि इन्होंने संसद भवन के निर्माण पर भी राजनीति चलाई, उद्घाटन के कार्यक्रम पर भी राजनीति चलाई, अब ये सेनगोल को लेके भी राजनीति चला रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें शालीनता का एक अभाव है। मैं समझता हूं जनतंत्र वो है कि अगर हमारे कुछ मतभेद हैं भी, तो एक शालीनता के दायरे में रहते हुए उनको प्रकट भी किया जाए, और अगर कोई विरोध जताना है तो वो भी शालीन तरह से जताया जाए। पर मुझे भी दुख है कि ऐसा वर्तमान नहीं हुआ, और खामखा इन सारी बातों को लेके बिना वजह झगड़ा किया गया। फिर भी मेरी धारणा है कि कुल मिला के संसद भवन, उसका उद्घाटन जिस तरह से हो रहा है, और ये सेनगोल, ये हमारा आधुनिक जनतंत्र और सशक्त करेगा। आपने वामपंथ का उल्लेख किया। यदि हम वीर सावरकर के कृतित्व पर और उनके दर्शन पर दृष्टि डालें, और जो वामपंथियों के साथ उनका संबंध रहा है उस पर यदि दृष्टि डालें, तो हम पाएंगे कि जिन बातों को प्रगतिशील या प्रगतिवादी कहते हैं वामपंथी, उन सबका आविर्भाव इस देश में सर्वप्रथम वीर सावरकर ने ही किया था। और अंग्रेजों के विरुद्ध एक सिद्धांत का प्रतिपादन, जिसमें स्वतंत्रता को उन्होंने सर्वोपरि रखा था, वो भी जो पहली पुस्तक उन्होंने लिखी थी जब वो मात्र एक नवयुवक थे, और वो अकेली ऐसी पुस्तक थी जिसको कहते हैं कि इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उस पुस्तक को प्रकाशित होने से पहले ही जब्त कर लिया था अंग्रेज़ों ने। ये संभवतः अपने प्रकार का पहला और अंतिम उदाहरण है कि प्रकाशित होने से पहले ही पुस्तक को जब्त कर लिया जाए। संभवतः सोवियत रूस में या चीन इत्यादि में कहीं होता हो, लेकिन वहाँ तो प्रेस ही पूरी की पूरी प्रेस ही जब्त कर ली जाती है, तो वहाँ तो अलग ही किस्म की स्थिति है। अब जैसे अस्पृश्यता के विरुद्ध जो पहला आंदोलन है वो वीर सावरकर का किया हुआ है। स्वदेशी के प्रति जो दर्शन जो है वो वीर सावरकर का किया हुआ है, और वैसे भी जो स्वदेशी आंदोलन था वो बहुत पहले ही आ गया था, जो अनुशीलन समिति इत्यादि ने बंग भंग आंदोलन के समय चलाया था। और ये भी देखने में आता है, एक आज जयपुर डायलॉग्स पर एक आलेख प्रकाशित हुआ है अनुपम मिश्रा जी का। उसमें उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार से जो कम्युनिस्ट थे वो वीर सावरकर की विचारधारा को बहुत पसंद करते थे। यहाँ तक कि जो इनके, जो हम कहेंगे कि जो इनके मूल पुरुष हैं भारत में, एम एन रॉय,
वो वीर सावरकर के दर्शन करने गए थे रत्नागिरी, और वहाँ पर जब उनसे मिलने गए तो अपनी वेशभूषा, पश्चिमी वेशभूषा त्याग करके और धोती पहनकर उनके समक्ष गए, उनका चरण स्पर्श किया। ये एम.एन. रॉय की बात कर रहे हैं। और उसके बाद के भी जो कम्युनिस्ट विचारक थे, उन्होंने लगातार वीर सावरकर का समर्थन किया, यहाँ तक कि श्रीपाद अमृत डांगे जैसे जो मूर्धन्य विचारक थे कम्युनिस्ट, वो भी वीर सावरकर को एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बताया करते थे। और इंदिरा जी, जिन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा का काफ़ी पोषण किया आरंभ में, उनके जो विचार हैं वीर सावरकर के प्रति, वो सर्वविदित हैं। तो ये जो इनकी पृष्ठभूमि है, उसके संदर्भ में जो आज का इनका सावरकर के प्रति जो इनका रुख है, ये परिवर्तन जो है उसको आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली जितना भी सोच ले गहराई में जाके, और जो हमारी भी एक विचार की परंपरा है, जिसमें जो भी अगर हमारा विरोधी हो तो वो क्या कह रहा है, ये पहले उसकी नजर से जानने की कोशिश करें। ऐसी जी, भी पूर्व अगर पक्ष। कोशिश, हमारा उसके लिए शब्द है पूर्व पक्ष, जी, जी। और एक समृद्ध परंपरा है हमारी। तो अगर वामपंथी उसमें मार्क्सवादी दृष्टि से भी अगर देखने की हम कोशिश करें, तो भी उसमें भी एक दोगलापन दिखाई देता है। जैसे कि वो आपने आर्टिकल तो भेजा है, मैं अब तक पढ़ नहीं पाया, लेकिन आशय समझ लिया है, और अपने अध्ययन में तो वो उसकी पढ़ाई मैंने कर ही ली है। जी। तो कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे लोकमान्य तिलक जी का सम्मान करते थे, यहां तक कि एक तरह से उन्हें अपना गुरु मानते थे। या जहां सन 57 के स्वतंत्रता समर की बात है, तो उस वक्त तो खुद कार्ल मार्क्स ही लंदन में बैठ के अमेरिकी अखबार के लिए रिपोर्ट्स लिखा करता था, और मार्क्स ने खुद उन्हीं दिनों में सन 57 को स्वतंत्रता संग्राम कहा है। लेकिन बाद में जो विशेषकर भारतीय वामपंथी, समझ लो विचारक हो या इतिहासकार हो, उन्होंने तो इसको महज सिपाही म्यूटिनी कह लिया। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात है, और वो उसका मूल कैम्ब्रिज इंटरप्रिटेशन, भारत के इतिहास का कैम्ब्रिज, जिस पर के फेबियन सोशलिस्ट विचार का प्रभाव है। संजय जी, आपने कहा कि एम.एन. रॉय जी वीर सावरकर जी से मिलने आए थे। वैसे खुद एम.एन. रॉय जी का अपना जीवन भी प्रेरणादायी है। जिस तरह के परिवर्तन खुद उन्होंने अनुभव किए, और फिर भारतीय विचारधारा और मार्क्सवाद को सिंथेसिस करने की कोशिश करते हुए उन्होंने अपना रेडिकल ह्यूमैनिज्म, जो कि एक जमाने में भारतवर्ष में प्रभावी था, रॉइस्ट करके, वो बात उन्होंने सामने रखी थी। तो ऐसे जो हैं जिनके के ब्लिंकर्ड व्यू कहते हैं, ऐसे नहीं थे। वो चाहे स्वतंत्रता पूर्व समय हो, स्वतंत्रता के बाद में भी, मुझे याद है, हाँ ये आर्टिकल है, जी हाँ, इसी की कॉमरेड मैं बात कर हिरेन रहा था। मुखर्जी ने, जब सावरकर हमसे चल बसे, तो श्रद्धांजलि अर्पित की थी, और उसमें बहुत आदर के साथ वीर सावरकर का जो योगदान है उसके बारे में कहा था। तो ये जो दृष्टिकोण है उसमें कब और कहां परिवर्तन हुआ, तो मुझे लगता है कि जब से ये हिंदुत्व की विचारधारा देश के स्तर पर, चाहे कांग्रेस हो या चाहे वामपंथी हो, उनके सामने एक चुनौती बनकर खड़ी हुई, तब से ये उनकी सैद्धांतिक प्रणाली हो या स्ट्रैटेजी हो, उनकी तरफ से ये कर्तव्य बन गया कि इस विचारधारा और इस विचारधारा को प्रकट करने वाले को नीचा दिखाया जाए। तो उसके बाद है कि उन्होंने जो एनालिसिस भी किया है, मैं नहीं मानता कि वो विवेक के आधार पर है।
रैशनल भी नहीं है। एक छोटा मैं किस्सा यहां पर बताना चाहता हूं। स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो खास नजदीकी अफसर थे, उनमें एक वरिष्ठ आईसीएस अधिकारी थे, गुंडेविया नाम है उनका। उन्होंने अपनी यादें लिखी हैं, मेमोयर्स, उसका नाम है आउट ऑफ आर्काइव। जी। उसमें पंडित जी के साथ काम करते हुए एक बार गुंडेविया जी पूछते हैं कि आज तो आपकी सत्ता है, कल समझ लो कि जनतंत्र है तो कोई दूसरा पक्ष सत्ता में आ जाएगा, तो हमें क्या करना चाहिए? ये गुंडेविया जी का सवाल है। और पंडित जी का उस पर जवाब है कि हमें मुख्य रूप से धोखा ये जो राइटिस्ट, राइट विंग और हिंदुत्व की बात कहने वाले उनसे है, तो हमें उनसे अलर्ट, उनको धोखा समझ के चलना चाहिए। मैंने जब ये पढ़ा तो जरा रुक के ये 2 बार पढ़ने की कोशिश की कि गुंडेविया जी मुझे लगता है पूछ रहे हैं कि जनतंत्र में कभी दूसरी पार्टी भी सत्ता में आ सकती है, तो ऐसे समय ब्यूरोक्रेसी का रोल क्या रहेगा, हमें क्या करना चाहिए? और पंडित जी कह रहे हैं कि डेंजर, ओरिजिनल राइटिंग इज इन इंग्लिश, और उनका वाक्य है द रियल डेंजर इज फ्रॉम दिस राइट विंग हिंदू ग्रुप। मुझे लगता है वो धारणा फिर पूरे वामपंथ पर ही छा गई है। और भारतीय राजनीति का हालांकि हम जो विचार समाज के सामने रख रहे हैं और अपने जीवन में जीने की कोशिश कर रहे हैं, वो मात्र राजनीतिक है नहीं। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखना हो तो देश में एक त्रिकोणीय संघर्ष जारी था कि जैसे एक कोण उसका हो कांग्रेस, दूसरा हो अलग अलग वामपंथी, और तीसरा हो जो हिंदुत्व की बात मानते हैं। उसमें तो अभी अब 9 सालों से ये चित्र उभर कर आया है कि हिंदुत्व की जीत, राजनीतिक रूप से जीत हो रही है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो उस इन द सेम प्रोपोर्शन, हाँ, उसी प्रमाण में उनका जो द्वेष है वो बढ़ता गया है। और विवेक को उन्होंने फिर छुट्टी पर भेज दिया, अपना एनालिसिस करते, हाँ, सब खो दिया सब। ये मुझे लगता है। एनेस्थीसिया दे दिया उसको। या अरे, आप सही कह रहे हो। और वैसे एनेस्थीसिया और भी इनको और लगेगा। अभी अभी आज 11:11 पर एक फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है, फिल्म की घोषणा हुई है। और वो रामचरण, जो दक्षिण के बहुत बड़े कलाकार हैं, उनके प्रोडक्शन हाउस, और अभिषेक अग्रवाल जो कि कश्मीर फाइल्स के निर्माता हैं, उनके द्वारा मिलके अभी अभी घोषणा की गई है कि वे दी इंडिया हाउस करके एक मूवी बनाने जा रहे हैं। और आज के दिन यानी वीर सावरकर जयंती के दिन घोषणा की है उन्होंने। और स्पष्ट रूप से यह है वीर सावरकर के ऊपर बनने वाला एक बड़ा चलचित्र, संभवतः पहली बार है। हिंदी में तो मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी किसी ने बनाया है। नहीं। तो ये भी जो है इनके लिए एक, मुझे लगता है कि एक हृदयाघात का एक बड़ा कारण होना चाहिए अब। क्योंकि ये जो फिल्म वाले जो विधा है, इस पर संपूर्ण रूप से वामपंथ का एक तरह से एकाधिकार था। वामपंथ और इस्लामियों का गठजोड़ जो है वो ये बिल्कुल। चला रहा था, बॉलीवुड को विशेषकर। और अब वो जिस तरह से टूट रहा है, उसको देखकर मुझे लगता है वेदना बहुत अधिक है। और मुझे ये भी इसीलिए प्रतीत होता है कि जो आज संसद के उद्घाटन का बहिष्कार किया गया है, वो संपूर्ण विपक्ष जो है, संपूर्ण मतलब अधिकतर बड़ा विपक्ष जिसमें कांग्रेस सम्मिलित है, ये भी अब वामपंथ के रंग में ही रंगते जा रहे हैं। ये क्या कारण है? क्या इनमें अपनी व्यक्तिगत सोच अब बची नहीं है? क्या सोचते हैं?
मुझे 2-3 प्रसंग याद आते हैं। हमारी संसद में जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया, उनके या तो स्टैच्यू बने हैं या चित्र बने हैं। लेकिन स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने के बावजूद वहां पर वीर सावरकर नहीं थे। तो जब अटल जी प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने तय किया कि संसद में वीर सावरकर जी का चित्र लगाया जाए और उसका उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाए। तब भी वामपंथियों ने विरोध किया, सावरकर जी के विचार को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया और ये जाके वो वामपंथी। रामचरण का ट्वीट है जो मैंने अभी हाँ, स्क्रीन पर या शेयर किया है, जिसमें ग्रेट, वो कह रहे ग्रेट। हैं कि वन ऑन द ओकेजन ऑफ 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर गारू, वी आर या प्राउड टू अनाउंस आवर पैन इंडिया फिल्म द इंडिया हाउस। ग्रेट। जी, आप कह रहे थे अब जब ये सावरकर फिल्म जी के आएगी चित्र। तब भी विरोध देख लेंगे क्या होता है। वो तो अब तो मुझे लगता है उनको एक परमानेंट एक अलग से हाउस बना हाँ, लेना चाहिए, या, विरोध हाउस करके या विरोध भवन हम्म। करके। मैं वो चित्र की बात कर रहा था जो अटल जी ने जी। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी द्वारा उसका उद्घाटन किया, उसका भी वामपंथियों ने विरोध किया था। अंडमान में वीर सावरकर जी ने जिस किस्म के की त्रासदी झेल ली, उसका सामना किया और टिके रहे, उसका 10वां हिस्सा भी ये झेल नहीं पाएंगे। मराठी में सावरकर जी ने जो माझी जन्मठेप लिखा, वो जी। अक्सर मैं विशेषकर नौजवानों को कहता हूं कि ये पढ़ लो और पता कर लो कि 11 साल से ज्यादा साल सावरकर जी ने वहां क्या, किसका सामना किया। तो वहां जो एयरपोर्ट है उसको भी वीर सावरकर नाम देना था, उसे भी वामपंथियों ने विरोध किया। कहा कि यह सुभाष बाबू का अपमान है। जब सच्चाई है, सुभाष बाबू को तो वो तोजो का कुत्ता बोला करते थे। हाँ, और सच्चाई यह है कि सुभाष बाबू और वीर सावरकर मिले थे, एक बार रत्नागिरी में, एक बार मुंबई के सावरकर सदन में। और कांग्रेस से बाहर निकलने पर सुभाष बाबू का कोई अपना अपना ख्याल था, अपनी योजना थी। तो सावरकर जी ने बताया कि यहां अपनी शक्ति जाहिर मत कीजिए, शत्रु के जो शत्रु हैं वो हमारे मित्र है और हमारा उद्देश्य देश की स्वतंत्रता। तो देश के बाहर जाकर भी संगठित करने को जो कहा, जिसके कि आगे वो सारा प्रेरणादायी अध्याय है आजाद हिंद फौज का। तो मैं कहता हूं कि ये जो बैलेंस होता है ना, वो वामपंथी खो बैठे हैं। मैं आज की चर्चा में भी फिर कहना चाहता हूं कि चलो, एक सम्मान की बात है कि वामपंथ विचारों की तरफ देखने का एक अपना परिप्रेक्ष्य है, कि चलो समझ लेते हैं। पर उसमें जो क्रिटिकल एनालिसिस की बात हो, जो कि पुख्ता सबूतों के आधार पर हो, कागजात के आधार पर हो, और फिर अगर विचारों के भेद हो तो समझ लेते हैं, और वो या चर्चा हो या कृति काम हो, सम्मान के आधार पर हो सकती है। ये जो बैलेंस है, ये मुझे लगता है भारतीय वामपंथ खो बैठा है। और अब मैं कह रहा हूं 10 साल से ज्यादा हो रहे हैं कि भारतीय वामपंथ करीब करीब देशद्रोह बन चुका है, कि सैद्धांतिक रूप में वामपंथ को नेशनलिज्म मंजूर नहीं है। मार्क्स की दृष्टि में नेशनलिज्म ये हैव्स ने निर्माण किया हुआ एक शोषण का और एक साधन था, वो कहते हैं। लेकिन भारतीय जो वामपंथी है, उनकी पूरी शत्रुता मात्र हिंदू समाज, हिंदू विचार, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति के प्रति है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसमें से जो बैलेंस है, सब दूर हो गया है। आज का समय वैसे
इतिहास का एनालिसिस करने का शायद नहीं है, लेकिन इतिहास का एनालिसिस भी वीर सावरकर जी ने जिस तरह का प्रस्तुत किया है, उसे भी हम याद करते हैं। और जब ये रामशरण जी की फ़िल्म बन रही है, तो मुझे और भी गौरव है। जी, कल शाम इससे तो पुणे में एक सार्वजनिक कार्यक्रम था, उसका उद्देश्य है हर घर सावरकर। तो एक हर घर अभियान चला सावरकर। है कि हुँ, हर घर में सावरकर जी को ले जाना है। तो मैंने कहा कि वीर सावरकर जी को अगर श्रद्धांजलि अर्पित करनी है तो सबसे बेहतरीन उपाय, सब मार्ग क्या है, हम में से हर किसी को करना हो, तो जीवन में वीर सावरकर ने इतनी सारी बातें की जो कि एक्सलेंट एंड क्रिएटिव, ये है एक्सलेंट एंड क्रिएटिव। उन्होंने संगठन किया, वो महान किया, क्रांति कार्य किया, वो महान किया। वो वक्ता थे, तो पूरे मानव के इतिहास में उनका नाम असामान्य से असामान्य ओरेटर्स, वक्ता के रूप में जाना जाएगा। फिर उन्होंने समाज सुधार अपना लिए, तो जात पात दूर करने की बात है, या मंदिर बिना जात पात के सभी, विशेषकर हमारे दलित बहनों और भाइयों के लिए खुला करने की बात हो। फिर है कि आधुनिक समय में हमारा समाज विज्ञान के आधार पर उसकी नई नींव डाली जाए, ये भी सावरकर ने किया। और साहित्य के अलग-अलग प्रकार उन्होंने उनका आविष्कार किया, हर प्रकार में बेहतरीन से बेहतरीन। सावरकर जी की कविताएं देखें तो उन्हें एक अपना साहित्य मूल्य है। फिर उन्होंने कथाएं लिखी, फिर उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, पूरे चित्रपट जो फ़िल्म है, उनके लिए एक नई परिभाषा सावरकर जी ने निर्माण की। और ये जो भाषा शुद्धि है कि विदेशी भाषाओं का आक्रमण हमारी मराठी से लेके हिंदी से लेके सभी भाषाओं पर। जी। हेलो, हेलो, हेलो। कुछ व्यवधान हो गया दिखता है। हेलो, हेलो, हेलो। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। रिस्टोर्ड। रिस्टोर्ड तो हाँ, आप हाँ, कुछ नहीं। भाषा की बात कर रहे थे, वहाँ से या आरंभ कर दें दोबारा। अच्छा, तो वीर सावरकर जी ने भाषा शुद्धि के भी का भी अभियान चलाया कि मराठी हो, हिंदी हो या सारी भारतीय भाषाएं, उन पर विदेशी विशेषकर अंग्रेजी का आक्रमण होता जाता है, और इन दिनों तो और भी बढ़ा है। तो उन्होंने जो हमारी शक्ति है भाषा की, उसको उजागर करते हुए
नए शब्दों का भी निर्माण किया। मैं मुद्दा ये कह रहा हूं कि अपने जीवन में वीर सावरकर की प्रतिभा ने जीवन के सभी अंगों को स्पर्श भी किया और नई ऊंचाइयों को स्थापित किया। तो मुझे लगता है कि उन्हें अपने जीवन में अगर श्रद्धांजलि अर्पित करनी है, तो जीवन का जो अपना रास्ता है, उसमें एक नई प्रतिभा का आविष्कार करना, ये रहेगी उनके लिए श्रद्धांजलि की ये जो नई हमारी भारतीय प्रतिभा है, वो जीवन के सारे अंगों में नई ऊंचाइयों को छू ले। तब मुझे याद आती हैं लता दीदी, भारत रत्न जी, जी। उनका भी बड़ा विरोध किया था इन लोगों ने। लता मंगेशकर, वीर सावरकर जी से तो लता क्या सीख लिया, तो वो कहते कि से आपके कहा वो कट रहा है है बार-बार, वो बीच में कट गया था। अभी कट गया था बीच में पूरा, वो लता जी आपने शुरू किया उसके बाद से कट गया था। माय गॉड, या कनेक्शन गड़बड़ हो रहा है थोड़ा-सा। या एक बार एग्ज़िट करके वापस एंटर कर दीजिए। चाललंय हे बरोबर नाहीये. एग्ज़िट होके वापस एंटर करेंगे तो शायद ठीक हो जाए। इज इट ओके नाउ? हाँ, बेटर। या तो लता दीदी जी मिलने गई थी वीर सावरकर जी से कि देश के लिए हम क्या करें बताइए। तो सावरकर जी ने लता दीदी को बताया कि आपको ये स्वर की देन है, तो आप सुरों के द्वारा ही भारत माता की सेवा करें। और फिर एक लता दीदी अब बन गई है हमारी संस्कृति का एक जैसे प्रमाण और मानदंड बन गई है। तो एक बिल्कुल। साक्षात्कार में लता दीदी ने कहा था कि सावरकर जी से हमने सीख लिया अपने हिंदू होने पे गर्व करना। तो एक गहरा रिश्ता उनमें है। जब ये फिल्म की बात चली है तो सही बात है कि हमारी प्रतिभा ने मानव जीवन के सभी अंगों को स्पर्श करना चाहिए, चाहे फिल्म हो, संगीत हो। अब जो हम जानते हैं कि वर्तमान विशेषकर मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर वामपंथियों का और हिंदू विरोधियों का के हावी है, अभी हावी है वो। तो कला की दृष्टि में भी एक नई ऊंचाई पे पहुंचने वाली कला प्रस्तुत करना, इस प्रतिभा का परिचय देना वीर सावरकर जी को श्रद्धांजलि रहेगा। एक और विषय अंत में आपसे पूछूंगा। आजकल एक विवाद आरंभ किया गया है, हिंदुइज्म वर्सेस हिंदुत्व। हाँ। और इसमें जो है वो वीर सावरकर जी के ऊपर आक्षेप किया जाता है। एक तो कहते हैं कि साहब आपने जो टू नेशन थियरी है वो सावरकर जी ने प्रतिपादित की, जिस पे मैं कहता हूँ कि भाई डिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन में अगर फ़र्क नहीं समझते हो तो बात मत करो इसकी। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ जो थी और जो चली आ रही थी 1400 साल से, क्योंकि हम्म, ये तो इस्लाम का मूलभूत सिद्धांत है कि उसको 2 या, हिस्सों में बाँटना है पूरे विश्व को। तो उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया था, तो लोगों ने कहा कि ये उन्होंने प्रिस्क्राइब किया। एक तो और इसी को लेके फिर ये हिंदुइज़्म वर्सेस हिंदुत्व करते हैं कि साहब की जो हिंदुत्व है, वो तो खराब है और हिंदुइज़्म बड़ा अच्छा है। इ इसको इसकी विवेचना करें कृपया। एक तो जाहिर है कि ये मात्र राजनीतिक चाल है, क्योंकि जो हिंदू विरोधी तबके हैं, एक किस्म के वो अ, चंगुल में फंस गए हैं। उन्होंने आज तक जो अपनी राजनीति चलाई, वो अल्पसंख्यकों को पैम्पर करने की चलाई। अब उसके सामने उन्हें लग रहा है कि एक हिंदू वोट के रूप में चुनौती खड़ी हो गई, और अगर आप माइनॉरिटी पैम्परिंग अब चलाओगे, तो जितनी माइनॉरिटी पैम्परिंग चलाओगे, हिंदू वोट एक साथ आ जाएगा। तो इसको क्या किया जाए?
तो इसलिए इन्होंने अचानक से मंदिरों के भेंट कर लो, साधु सन्यासियों के चरण स्पर्श कर लो। हालांकि इनकी निष्ठा इसमें से किसी भी बात पर तो है नहीं, एक महज राजनीतिक चाल है। जैसे कि अभी मैंने देखा कि तमिलनाडु तक में अभी जो चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टालिन, नाम भी पिताजी ने उनका स्टालिन रख लिया। अब उन्होंने मंदिरों को फंडिंग देना शुरू किया। और कल परसों मैंने हिंदू में जो पढ़ना मेरा कर्तव्य बनता है, हालांकि हिंदू इज द मोस्ट एंटी हिंदू न्यूज़पेपर। यस। हाँ, पर वो क्या कह रहे हैं समझ लेना तो जरूरी ना। उसमें मैंने पढ़ा कि M.K. स्टालिन कहता है कि हम हिंदू विरोधी नहीं है। अब तक के जीवन में इन्होंने इस किस्म का वाक्य कब कहा? तो अब एक राजनीतिक एक रंग रूप बन चुका है जहां ये कहना जरूरी है। तो ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हिंदू समाज को तो अपनी तरफ किया जाए, लेकिन ये हिंदुत्व की जो बात है उसको एक तरफा किया जाए। इसलिए मुझे लगता है शशि थरूर से शुरू करके, क्योंकि कांग्रेस में शायद लिखने पढ़ने वाले अब जो थोड़े ही बचे हैं उनमें वो एक हैं। उन्होंने जो वाई एम आई अ हिंदू और दूसरा हिंदू धर्म के बारे में जो किताबें लिखी है उसमें उन्होंने ये लाइन चलाने की कोशिश की है। इसको एक तरह से अगर गहराई में जाना हो तो एक तो जो हमारा भारतीय शब्द है धर्म, इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है नहीं, और अंग्रेजी जो रिलीजन है उसका भारतीय शब्द धर्म नहीं है, उसका शब्द पंथ है। और जो हमारी धर्म की विचारधारा है वो कहती है कि चाहे ईश्वर एक हो, उसके तरफ जाने के रास्ते अलग अलग हो। ये धारणा है तो किसी दूसरे का द्वेष या हिंसा की कोई बात नहीं है। तुम्हें अंदर से जो रास्ता पसंद आता हो उस रास्ते से चलो, आखिर में हम सब एक ही मुकाम पे मिलेंगे। ये जो हजारों सालों से चली आई हुई धारणा है। तो ये जो अलग करने की कोशिश है कि नहीं नहीं हिंदू धर्म अलग है और हिंदुत्व अलग है, ये मैं समझता हूं महज राजनीतिक चाल है। मुझे लगता है काम नहीं आएगी, लेकिन फिर है तो जनतंत्र, तो देखना पड़ेगा कि कहां तक ये चाल काम आती है। जी हाँ, और इसको हम देख सकते हैं विशेषकर से यदि महाराष्ट्र का उल्लेख करें तो महाराष्ट्र में ही एक वीर सावरकर के विरोध की विचारधारा की उत्पत्ति करके और उसको जो है वो वीर शिवाजी महाराज का एक प्रकार से धर्मनिरपेक्षीकरण करने का प्रयास करते हुए उससे जोड़ के चलाया गया। अभी मैं शरद पवार जी का ट्वीट देख रहा हूँ जो कहते हैं कि मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि मैं वहाँ नहीं गया, क्योंकि वहाँ जो भी कार्यक्रम हो रहे थे वो देश को पीछे ले जाएंगे। तो एक्चुअली ये मुद्दा आपने उठाया, अच्छा किया, क्योंकि जिन्हें आधुनिक महाराष्ट्र के शिल्पकार या निर्माता कहा जाता है यशवंतराव चव्हाण साहब, उनकी आत्मकथा है मराठी में, जो कि मैं नौजवानों को अक्सर कहता हूं पढ़ लो। उन्होंने लिखा है कि अपनी नौजवान उम्र में उन्हें सावरकर जी के प्रति बहुत गहरा आकर्षण था, इसलिए कराड़ जो सातारा जिले में है, साहब वहां से है, तो साइकिल पर से चल के रत्नागिरी में जाके वो सावरकर जी से मिले थे। और आगे जो संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन चला उसमें वीर सावरकर जी ने महाराष्ट्र को बताया कि यशवंतराव चव्हाण जी के पीछे खड़े रहो, ये मर्द मराठा सही दिशा में राज्य को ले जाएगा। अब ये जो एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान रखते हुए आगे बढ़ने की बात है, वो मुझे लगता है वर्तमान राजनीति में खो चुके हैं। आपने शरद पवार जी की बात की तो मुझे याद आया, 30 साल पहले 32 साल पहले मैं पुणे में ही एडिशनल कलेक्टर था, और लोनावला जो टूरिस्ट प्लेस है वहां सावरकर जी के पुतले का अनावरण, वो लॉन्चिंग था, और मुख्यमंत्री शरद पवार थे। तो प्रोटोकॉल की मेरी ड्यूटी भी है
और व्यक्तिगत रूप से मैं सुनना चाहता था कि अब शरद पवार क्या कहते हैं। तो उन्होंने अपना जो तब उनके पास जो था कि जो एक बहुत ही शांत, धीमे और संयमी सुर में उन्होंने बताया कि सावरकर जी का हिंदुत्व हमें पसंद नहीं है, लेकिन बाकी पूरे सावरकर हमें पसंद है। जो हुँ, क्रांतिकारी सावरकर, देश के प्रति हुँ, समर्पित सावरकर या जात के खिलाफ आवाज उठाने वाले, अभियान चलाने वाले सावरकर, विज्ञान हुँ, की बात करने वाले, ये तो बात उन्होंने कम से कम कही तो थी। वो हुँ, शालीनता अब खो चुके हैं। मुझे दूसरा और भी एक किस्सा याद आता है कि मराठी के उन्होंने हिंदी फ़िल्मों को भी हालाँकि संगीत तो दिया है, कम दिया। उनका नाम सुधीर फडके जी है। खुद भी अच्छे गायक हैं, महान हैं और सार्वकालिक श्रेष्ठ गायक हैं। व्यक्तिगत रूप से तो मुझे उनकी याद आती है जैसे आँखों में आँसू आ जाएँगे क्योंकि मैं उनको बहुत नज़दीकी तरह से जानता भी था। वो सावरकर जी के भक्त थे और किसी एक कार्यक्रम में यहाँ पुणे के ही एक जो महान समाजवादी नेता थे एसएम जोशी जी, हम सभी उनको अण्णा कहते थे, एसएम जी, अण्णा। तो उस कार्यक्रम में एसएम अण्णा ने कहा कि 1923 से पहले जो सावरकर है वो हमें मंज़ूर है, वो हमें अच्छा। कबूल है। हाँ, सावरकर के टुकड़े। हाँ, 1923 टुकड़े-टुकड़े में देश, टुकड़े-टुकड़े सावरकर। या या 1923 में हिंदुत्व लिखा ना सावरकर ने। हुँ, तो उसकी तरफ निर्देश था उनका कि उससे पहले जो सावरकर है, वो हमें पसंद है। ये कार्यक्रम 1960 के आसपास चल रहा था। हुँ, तो उसको उत्तर देते हुए ये जो बाबूजी सुधीर फडके जी हैं, उन्होंने कहा कि आज 1960 में आप कह रहे हैं कि 1923 से पहले वाले सावरकर हमें कबूल हैं। तो 1903 लेकिन तब आपने विरोध किया था क्योंकि वो सशस्त्र क्रांतिकारी थे। और आप तो गांधी जी के अहिंसा के पथ पर चलने वाले थे, तो तब आपने विरोध किया था। लेकिन चलो अच्छा हुआ कि 1923 से पहले वाले सावरकर आज 40 साल बाद आपको समझ में आना शुरू हो गया। तो जो 1923 के बाद में सावरकर है, वो आज से 40 साल बाद शायद आप समझ पाएँगे। ऐसा जवाब उन्होंने दिया था। जी। तो जैसे देश के स्तर पर शायद अब वो एक हिंदुत्व की विचारधारा चल भी पड़ी है और बहुत कुछ करना है। कॉम्प्लेसेंसी की कोई बात नहीं है। जी हाँ, हाँ, विचार के जहाँ तक धरातल पर है, विचार के धरातल पर तो विचारधारा अत्यंत सशक्त है। इसको कर्म के और क्रिया के धरातल पर और उतारा जाना शेष है। जिस पे मुझे लगता है उस पे और भी अधिक प्रतिबद्धता आनी चाहिए। आज का जो प्रतीकात्मक उद्घाटन हुआ है भारतीय संसद का, वो ऐसी लगा कि पहली बार कोई भारतीय संसद है, नहीं तो अभी तक तो वो काउंसिल हाउस ही था और उस हुँ, काउंसिल हाउस में ही पैबंद लगा-लगा के उसको चलाया जा रहा था। अब एक भारतीय संसद आई है जिसमें से जो अभारतीय तत्व हैं, उन्होंने स्वयमेव स्वेच्छा से अपने आप को अलग या रखा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो यहीं पर अब मैं इस कार्यक्रम को विराम दूँगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और वीर सावरकर सावरकर जयंती पर सभी दर्शकों का बहुत-बहुत आभार और स्वागत और आपका भी आभार और स्वागत अविनाश जी। या बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मातरम।